बच्चों, गुड मॉर्निंग। मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा 12वीं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। हम तीसरा चैप्टर आयोजन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको जो वीडियो मतलब कि आयोजन किसे कहा जाता है, उसका अर्थ, उसके लक्षण और उसके मर्यादा के 2 वीडियो बनाए थे और जिसमें मैंने बोर्ड वर्क किया था वो मैंने भेज दिए हैं। वो लिंक अगर आपको देखना बाकी हो तो आप देख लेना, बराबर। आज हम आयोजन की जो प्रक्रिया है, विधि के पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमको यह पता होना चाहिए आयोजन किसे कहते हैं। फिर से एक बार हम चलो रिपीट कर लेते हैं कि व्यवसाय में जो प्रवृत्तियाँ करनी हो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, पूर्व विचार विमर्श करना और ये प्रवृत्ति किस प्रकार की करनी है इस संबंधी योजना अर्थात क्या माना गया है, आयोजन। देखो कि व्यवसाय, आपको ये जो व्याख्या दी गई है ये आपको याद रखनी है कि व्यवसाय में जो प्रवृत्तियाँ करनी हो उसे संबंधित क्या करनी है, हमको पहले जानकारी प्राप्त करना, फिर उसकी क्या करनी है, हम विचार विमर्श करेंगे और यह प्रवृत्ति किस प्रकार करनी है इस संबंधी योजना अर्थात क्या माना गया है, आयोजन, बराबर। और बिली गोएट्स और जॉर्ज आर टेरी ने भी इसके बारे में जो अलग अलग व्याख्या दी थी वो भी आपको याद रखनी है कि बिली गोएट्स ने क्या कहा था कि आयोजन का कार्य अर्थात कौन सा कार्य माना गया है बच्चों, चुनाव का कार्य को आयोजन का कार्य माना गया है। क्योंकि अलग अलग हम जो चुनाव करते हैं उसमें आपको चॉइस आपको करनी होगी कि प्रोडक्ट का उत्पादन करना है तो कौन सी प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, उसका प्राइस कितनी होगा, उसका मतलब जो खर्च का प्रमाण कितना होगा, इस सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चुनाव का कार्य करना पड़ता है। जो किसने बताया, डॉक्टर बिली गोएट्स ने। और जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कार्य की योजना अर्थात परिणामों के पूर्व विचारना, कार्य को अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धति निश्चित करना अर्थात आयोजन, बराबर। पहले क्या था आयोजन का अर्थ, बराबर, मतलब कार्य की योजना, मतलब अर्थात क्या हो, परिणाम, जो परिणाम मिलने वाले उसके पूर्व विचार करना, उसको अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धति को निश्चित करना अर्थात क्या माना गया है, आयोजन माना गया है। और आखिरी में एक आपको फिर से एक व्याख्या दी गई है, लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात आयोजन। इस पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात क्या माना गया है, आयोजन माना गया है। ओके बच्चों, 3 आपको याद रखना है। ओके, कि आयोजन का कार्य अर्थात कौन सा कार्य माना गया है, चुनाव का कार्य। जो कार्य आप करने वाले हैं उसकी आप पूर्व विचारणा करोगे, उसके अनुसरण की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धति को निश्चित करना यानी आयोजन। और तीसरा क्या था, लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचित जो बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात क्या माना गया है, आयोजन, बराबर। इसकी जो प्रस्तावना समापन कैसे लिखना है वो मैंने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में आपको समझाया था। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं कि आयोजन की प्रक्रिया। ओके, मैं आपको पहले एक पॉइंट बता दूं कि प्रक्रिया हो या विधि, ओके, दोनों ही पॉइंट क्या है, एक ही है, बराबर। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि आयोजन की विधि समझाइए, उसकी प्रक्रिया समझाएं, तो ये पॉइंट सब एक ही होंगे। ओके बच्चों, और आपको बता दो प्रक्रिया हो या विधि हो, इसके जो पॉइंट है वो आगे पीछे होने चाहिए नहीं। अगर आपके पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं तो ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, मतलब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो आयोजन के प्रक्रिया के पॉइंट होते हैं वो पॉइंट आपको एक जो पॉइंट है उसके नीचे दूसरा ही पॉइंट आना चाहिए, उसके नीचे तीसरा ही पॉइंट आना चाहिए। बाकी के जो लक्षण होते हैं, मर्यादा, ये पॉइंट में आप आगे पीछे कर सकते हो। चलो देखते हैं आयोजन की प्रक्रिया। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, भविष्य की प्रवृत्तियों का मानचित्र है, जिसमें संचालक क्या करता है, रंग भरता है। भविष्य का निश्चित होने से निश्चित किए गए आयोजन के क्रमवार पूर्ण करने की प्रक्रिया को निम्नानुसार अमल में जाया जाता है, बराबर। आयोजन एक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया मानी गई है बच्चों, बौद्धिक प्रक्रिया मानी गई है, जिसमें हम जो चित्र बनाने वाले वो किसके बारे में, भविष्य के बारे में बनाने वाले हैं, बराबर। जिसमें संचालन कौन करता है, रंग भरता है। और भविष्य अनिश्चित होने से निश्चित किए गए आयोजन को क्रमवार पूर्ण करने की प्रक्रिया को बराबर निम्नानुसार ले लिया गया है। देखो इसमें पहला पॉइंट लक्ष्य निर्धारण, मैं पहले आपको पॉइंट याद दिलाने चाहता हूँ। पहला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण, फिर आयोजन के आधार स्पष्ट करना, सूचनाएं एकत्रित करना, फिर उसका विश्लेषण करना, वैकल्पिक योजना तैयार करना और वैकल्पिक योजना पर विचार करना, फिर क्या करना है हमको, निश्चित योजना
स्वीकारना, गौण योजना का गठन और योजना का मूल्यांकन। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण करना, आयोजन के आधार स्पष्ट करना, सूचना एकत्रित करना और विश्लेषण करना, वैकल्पिक योजना तैयार करना, विकल्पों के विचारणा करना, मुख्य मतलब निश्चित योजना तैयार करना, गौण योजना तैयार करना और आखिरी में क्या करना होता है, योजना का मूल्यांकन करना होता है। बराबर, फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट आगे पीछे होने चाहिए नहीं, भले आप अंदर का उस अपनी तरह लिख सकते हो। देखो, आयोजन का सर्वप्रथम क्रम क्या है, लक्ष्य निर्धारण है। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्य को चुनाव योग्य रूप में हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों को लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो लक्ष्य व्यवहारिक होने से चाहिए, अर्थात वे वास्तविक और क्या बुद्धिमत्ता पूर्ण होने चाहिए। लक्ष्य निर्धारण, बराबर, आयोजन का सर्वप्रथम कार्य क्या है, लक्ष्य निर्धारण। आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो आपका भी पहला पॉइंट क्या होगा, लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है, 12वीं हमको अच्छे से परसेंटेज से अच्छे मार्क्स से पास करना है, ये भी आपका लक्ष्य है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों का भी लक्ष्य होता है, बड़ा 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 उद्देश्य होता है। यही लक्ष्य निर्धारण का कार्य पहले क्रम पे आता है। इसलिए लक्ष्यों को चुनाव योग्य रूप में हुआ हो तो ही आयोजन संचालक को लिए क्या होता है, उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, अर्थात वास्तविक और बुद्धिमत्ता पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हम जो बनाने वाले वो वास्तविकता होने चाहिए। जो भविष्य में हम जो लक्ष्य को पाने वाले हैं वो लक्ष्य बुद्धिमत्ता और वास्तविक होने चाहिए। तो पहला पॉइंट कौन सा है बच्चों, आयोजन का लक्ष्य निर्धारण। दूसरा पॉइंट है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। लक्ष्य की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधार की स्पष्टता करनी आवश्यक है। बराबर, देखो लक्ष्य निर्धारण, हमने लक्ष्य तो तय किया, तो हमारे उस पढ़ने का आधार क्या है, चलो मैं आपको 12वीं पास करनी है, ओके, तो ऐसे कौन से आधार स्तंभ है, ऐसी कौन सी किताबें है, ओके, ऐसे नोटबुक आपको बनानी है, ये सब आधार है आपके। इसके लिए हमको कौन से अच्छे सर चाहिए जो हमको अच्छा पढ़ा सके और याद अच्छे से रहे। बराबर, उसके लिए आप आधार क्या करोगे, स्पष्ट करोगे। ऐसे ही लक्ष्य निर्धारण के बाद कि लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधार की क्या है, स्पष्टता आवश्यक है। और यह आधार बराबर अर्थात अनुमान और पूर्व धारणाएं। आधार आप जो स्पष्ट करने वाले हो, किसके स्पष्ट करने वाले हो, आयोजन के आधार जो स्पष्ट करने वाले हो वो अनुमान और पूर्व धारणा के आधार पर लिया जाता है। बराबर, इकाई को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्व धारणाएं की जाती है। यह आधार यदि स्पष्ट और निश्चित न हो तो आयोजन सफल नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि इकाई को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व है, बराबर, आंतरिक और बाह्य तत्व। आंतरिक मतलब कंपनी के अंदर जो काम करने वाले हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उसको क्या मानते हैं हम, आंतरिक तत्व। और बाह्य तत्व, क्योंकि आपको देखो, आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसका आप कहाँ बेचोगे, ओके, बाजार में, मार्केट में बेचने वाले हो, ओके, तो मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो तो वो बाह्य तत्व माना जाएगा। और बाह्य तत्वों को अलग अलग जो परिबल असर करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, वो सबको आपको किस में, आयोजन के आधार में क्या करना होता है, स्पष्ट करना होता है। बराबर बच्चों, ओके। यह आधार यदि स्पष्ट और निश्चित हो न हो तो क्या होता है, जो हमने आयोजन किया होता है वो सफल नहीं होता। तो देखो पहला पॉइंट कौन सा है, लक्ष्य निर्धारण। दूसरा कौन सा है, आयोजन के आधार स्पष्ट करना। दूसरा क्या है, आधार जो हमने स्पष्ट किए उसके आधार पर हमको क्या करना है, सूचना एकत्रित करने का और उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। देखो पहला पॉइंट कौन सा था, लक्ष्य निर्धारण। दूसरा कौन सा है, आयोजन के आधार स्पष्ट करना। तीसरा पॉइंट कौन सा है, सूचनाएं एकत्रित करके उसका विश्लेषण करना। चलो हमने लक्ष्य निर्धारण कर दिया कि हमको 12वीं पास करना है। दूसरा पॉइंट क्या था, उसके आधार भी स्पष्ट किया कि यह स्कूल है, इसमें अच्छे परसेंटेज हमको पास करा सकते हैं। बराबर, इसके आधार स्पष्ट किए। फिर आप क्या करोगे, ये स्कूल के जो अलग अलग सर है उनकी माहिती एकत्रित करोगे और उसका आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे कि कौन, और अपने सब्जेक्ट में भी आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें हार्ड है, किसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सूचनाएं एकत्रित करोगे कि इसके ब्लूप्रिंट क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए, ओके, कौन से चैप्टर में से कौन से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये क्या करोगे, आप सूचनाएं एकत्रित करोगे और उसका आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे। देखो आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या कि एकत्रित की जाती है। देखो जो सूचना मिलने वाली है वो आप किस में, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या करने वाले हो, सूचनाएं एकत्रित करने वाले हो।
बराबर। उनका वर्गीकरण करने के बाद उसका विश्लेषण और अर्थघटन किया जाता है। पहला हम क्या करेंगे, सूचनाएं एकत्रित करेंगे और सूचनाएं कौन सी होंगी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम एकत्रित करेंगे और उसका वर्गीकरण करने के बाद बराबर अलग अलग वर्गीकरण किया, फिर उसको हम क्या करेंगे, विश्लेषण और अर्थघटन करेंगे, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाए तो भविष्य में आयोजन के सचोट परिणाम प्राप्त होते हैं। बराबर। कि सूचनाएं एकत्रित करने के बाद उसका विश्लेषण, बराबर। हम पहले पॉइंट क्या किया हमने, लक्ष्य निर्धारण, फिर क्या किया, आयोजन के आधार स्पष्ट किए, फिर हम क्या करेंगे, सूचनाएं एकत्रित करके उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कि आयोजन के आधार के बाद बराबर हम क्या, आवश्यक सूचना मतलब जो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से एकत्रित की जाती है और उसका वर्गीकरण करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण और अर्थघटन करेंगे, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाए तो भविष्य में आयोजन का जो है सचोट परिणाम हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। बराबर बच्चों। चौथा पॉइंट, वैकल्पिक योजना तैयार करना। बराबर। देखो, लक्ष्य निर्धारण, आयोजन के आधार स्पष्ट करना, ले फिर से बोल रहा हूँ, लक्ष्य निर्धारण, आयोजन के आधार स्पष्ट करना, बराबर, सूचना एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, वैकल्पिक, अब क्या करेंगे, हम वैकल्पिक योजना तैयार करेंगे कि आवश्यक सूचना एकत्रित करके उसका विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना निर्माण होता है। बराबर। हमने जो सूचना एकत्रित की, उसका विश्लेषण किया और अर्थघटन किया, बाद में उसके क्या करेंगे, वैकल्पिक योजना का निर्माण करेंगे, जिसमें इकाई में लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक विकल्प होते हैं। इन सभी विकल्पों में की सूची इस प्रकार में क्रम में तैयार की जाती है। उदाहरण स्वरूप, किसी वस्तु को उत्पादन करके विक्रय करना या वस्तु को आपको खरीद के विक्रय करना है। चलो मैं आपको बताऊँ, टाटा कंपनी, बराबर, टाटा कंपनी आपको पता है कि एक सुई से लेकर एक ट्रक बनाने का, ओके, ट्रक बनाने का काम करती है बच्चों। तो अगर चलो ये ट्रक बना रहे तो उसके जो स्पेयर पार्ट है वो हमको बनाने हैं या बाहर से लाने हैं, बराबर। हमको खरीद, ओके, उसका विक्रय करना है, तो खरीद करके उसका हम विक्रय करेंगे क्या खुद कंपनी बनाएंगे, तो ये दो ऑप्शन हुए कि बाहर से खरीद कर लाएंगे या कंपनी में बनाएंगे। अगर कंपनी में बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा, या हम बाहर से लाएंगे तो कितना खर्चा होगा और कितना लाभ प्राप्त होगा, तो ये ऑप्शन हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक योजना तैयार करना, बराबर। कि किसी वस्तु को उत्पादन करके विक्रय करना या उसको क्या करना है, तैयार वस्तु खरीद के उसका क्या करना होता है, विक्रय करना होता है। चलो आगे, विकल्पों पर विचार करना, बराबर। हमने जो दो विकल्प सोचे, कौन से, जो टाटा कंपनी का जो ट्रक है उसके स्पेयर पार्ट हमको बाहर से लाने हैं या खुद से बनाने। चलो अब इस पे क्या करेंगे, हम विचार करेंगे। देखो, वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है, जिसमें इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों और विकल्पों पर विषय में विचार किया जाता है, बराबर। तो जो इकाई है, जो इसमें प्रभावित करने वाले अलग अलग तत्व और विकल्पों का क्या विचार किया जाता है, बराबर। जिसमें मैंने विचार किया कि अगर बाहर से लाएंगे तो खर्चे का प्रमाण कितना होगा, बराबर। उसके लिए आपको पता है टैक्स चुकाना पड़ता है, उसके लिए अलग वाहन की सुविधा करनी पड़ती है, बराबर, अलग ड्राइवर की सुविधा करेंगे, तो ये सब खर्चा, अगर वही स्पेयर पार्ट हम कंपनी में बनाएंगे तो उसका जो कच्चा माल होगा ना, उसका वो कहाँ से लाएंगे, ये सब प्रकार का खर्चा, बराबर। ये हम कौन सी पद्धति से, गाणितिक और सांकेतिक पद्धति से हमको उसका क्या करना होता है, उपयोग करना पड़ता है, बराबर। मैं बताऊँ तो इसको क्या माना गया, एक प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया माना गया है, जिसमें विचार करते समय गणितीय और सांख्यिकीय पद्धति का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। देखो, पहला पॉइंट क्या है, लक्ष्य निर्धारण, दूसरा क्या है, आयोजन के आधार स्पष्ट करना, तीसरा क्या है, सूचना एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना, वैकल्पिक योजना तैयार करना और विकल्पों का क्या करना है, विचार करना, जिसमें इसके लिए व्यावसायिक इकाई में क्या कार्यात्मक संशोधन मतलब ऑपरेशन रिसर्च द्वारा एक आदर्श योजना तैयार की जाती है, बराबर। इसके लिए क्या कि ऑपरेशन रिसर्च, बराबर, इसके लिए एक प्रकार का आपको पता प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एक प्रकार का ऑपरेशन तैयार किया जाता है कि बराबर, कि ये एक प्रकार की आदर्श योजना है कि व्यावसायिक इकाई में एक कार्यात्मक संशोधन किया जाता है, तो जो कार्य करने वाले हैं इसके संशोधन किया जाता है। जो चलो बाहर से लाएंगे, बराबर, तो वो बना के देखेंगे, अगर और खुद कंपनी में बना कर देखेंगे, उस दोनों में एक प्रकार का उसको क्या माना गया, कार्यात्मक संशोधन माना गया है कि इसमें से कौन सा आज सफल होगा, बराबर। इसको इंग्लिश OR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑपरेशन रिसर्च। देखो, पहला पॉइंट क्या है, लक्ष्य निर्धारण, आयोजन के आधार स्पष्ट करना, बराबर। फिर हम क्या करेंगे, विकल्प सूचना एकत्रित करेंगे, फिर विकल्पों के विचारणा करेंगे, बराबर, वैकल्पिक योजना तैयार करेंगे, फिर इसका विचार करेंगे और आप छठा पॉइंट, निश्चित योजना स्वीकार करना। विविध इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श, अध्ययन और जांच के करके उसकी क्या श्रेष्ठ योजना तैयार की जाती है, बराबर। निश्चित योजना तैयार करना,
जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग विचार, हमने जो विकल्प पे क्या किया था, विकल्प तैयार किए, फिर इसका विचार विमर्श किया था। अब उसको क्या करना है, उसमें से एक श्रेष्ठ योजना हमको क्या करनी है, स्वीकार करनी है। बराबर, बाद में चलो श्रेष्ठ योजना तैयार करने के बाद गौण योजना का गठन और जांच। मूल योजना के अनुरूप अथवा मूल योजना के सहायक हो ऐसे विकल्पों पर विचार किया जाता है। चलो उसको गौण योजना के रूप में जाना जाता है। देखो उदाहरण स्वरूप, कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाने या बाहर के खरीदने के इस विषय में जो निर्णय करे उसको क्या कहा जाता है, गौण योजना कहा जाता है। और ये मैंने टाटा कंपनी का भी बताया था, वो भी बराबर है और ये भी पॉइंट बराबर है, क्योंकि उसमें वैकल्पिक योजना तैयार की थी। विकल्प में अगर हमको प्रोडक्ट खुद बनानी है या बाहर से लाकर विक्रय करना है, वो हमने सोचा था। और इसमें गौण योजना में क्या है कि आप जो कार बनाने वाली कंपनी है वो उसके स्पेयर पार्ट या टायर खुद बनाएगी या बाहर से लाएगी, इसको क्या बराबर गौण योजना कहते हैं और उसके लिए जांच की जाती है। मतलब इस गौण योजना को तैयार करने के बाद उसकी सफलता कैसे क्या की जाती है बच्चों, जांच की जाती है, और जिससे भविष्य की जो मूल योजना है उसमें क्या हो, कोई अवरोध ना हो। बराबर, फिर से पॉइंट, लक्ष्य निर्धारण, बराबर, फिर क्या करेंगे, आयोजन के आधार स्पष्ट करेंगे, फिर सूचना एकत्रित करके बराबर उसकी जांच विश्लेषण करेंगे, वैकल्पिक योजना तैयार करना, विकल्पों पे विचार न करना, निश्चित योजना, फिर गौण योजना, और आखिरी में कौन सा पॉइंट है बच्चों, योजना का मूल्यांकन। अब सब हमने तय किया है, कर लिया, तो अब इसका क्या करना है, डायरेक्ट मूल्यांकन करना होगा। गौण योजना के गठन और जांच के बाद समग्र योजना का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि इसमें कोई खामी तो नहीं है ना, कितने ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, ये सब में क्या किया जाता है, जांच की जाती है, मतलब कि मूल्यांकन किया जाता है। इकाई में जब जब आवश्यकता हो तब वहाँ योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ और सलाहकार की क्या ली जाती है, सहायता ली जाती है। बराबर, अगर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है स्पेयर पार्ट लाने में, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, विशेषज्ञ और सलाहकार की क्या सलाह ली जाती है, जिससे सत्य मत की प्राप्ति होती है और योग्य निर्णय लिया जाता है। आयोजन सतत गतिमान प्रक्रिया है, हम इसको क्रमवार आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, देखो और आगे बढ़ो, मतलब लुक एंड लिव का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। बराबर, प्रत्येक क्रम में क्या है, मूल्यांकन आवश्यक है। जब ये हम देखो, हम क्रमवार आगे बढ़े, पहले लक्ष्य निर्धारण किया, फिर आयोजन के आधार स्पष्ट किए, फिर सूचना एकत्रित की, विकल्पों की विचारणा की, विकल्पों को विकल्प की योजना तैयार की, फिर उसको इसके विचार किया, फिर निश्चित योजना तैयार की, गौण योजना, फिर योजना का मूल्यांकन किया। तो ये सब क्रमवार हम आगे बढ़े ना, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, देखो और आगे बढ़ो का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। और प्रत्येक बार क्या करना पड़ता है बच्चों, मूल्यांकन करना पड़ता है। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं। ये आपको क्या करना है, प्रस्तावना, फिर उसका अर्थ, जो मैंने पहले 3 पॉइंट समझे, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं व्याख्या के तौर पे, फिर उसके प्रक्रिया के पॉइंट पहले लिख लेना है और प्रक्रिया के पॉइंट पूरे आप सब समझाने हैं। भले 5 मार्क में 8 पॉइंट हो तो 8 ही 8 आपको क्या करने हैं, समझाने हैं। फिर आखिर में क्या लिखना है बच्चों, समापन लिखना है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।